आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की राजस्थान रेट प्री परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपकी राजस्थान रेट प्री का एग्ज़ाम होने वाला है 27 फरवरी को, उसी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके राजस्थान रेट प्री के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चंस देख लेते हैं। लगभग 30 प्रश्न इसमें है। पहला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। पहला प्रश्न क्या है? 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना ये किस पर आधारित होती है? 9 वर्ष का बालक है और आपसे ये पूछा जा रहा है कि नैतिक तर्कना, 9 वर्ष के बालक की नैतिक तर्कना ये किस पर आधारित होती है? किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। यानी कि जब बालक 9 साल का होता है तब उसके अंदर बुद्धि आनी शुरू होती है, यानी क्या अच्छा है क्या बुरा है वो थोड़ा थोड़ा उसको निर्धारित करने लगता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दूसरे क्वेश्चंस की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न देखेगा। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तो इस हिसाब से आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। निम्न में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा? एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य करेगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं अथवा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है? कौन सा ऐसा उदाहरण जो कि अधिगम को प्रदर्शित करता है? हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आना, चढ़ना भागना एवं फेंकना। 3 से 5 वर्ष की अवस्था में इनमें से सभी। अधिगम, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। पांचवें प्रश्न की हम बात करेंगे। सो गाइस पांचवा प्रश्न देखेगा। पांचवा प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण मांसपेशीय क्रियाएं, ये चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार को क्या कहते हैं? इस व्यवहार को हम कहते हैं मिलते जुलते संवेगों यथा उदासी एवं पछतावा में भेद कर पाना। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से ध्यानपूर्वक क्लास को वॉच कीजिएगा, बीच से छोड़कर कोई बच्चा वीडियो को नहीं जाएगा। निम्न में से कौन सी व्यूह रचना अभिप्रेत लैंगिक अंतरों को मद्देनजर रखते हुए लैंगिक समता की भावना के विपरीत है? लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यताओं पर उनकी आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। प्रश्न काफ़ी हार्ड है ये वाले। 2012 का ये पेपर है जो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ आज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझ सकता है। एक अध्यापक किसी भी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार से समझ सकता है? ये आपसे पूछा जा रहा है भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर। यानी जब अध्यापक किसी बच्चे से अगर बात करता है
उसका चेहरा देखकर अध्यापक नहीं समझ सकता है कि वो व्यक्ति या वो बच्चा कैसा है कैसा नहीं है, यानी वो व्यक्ति कैसा है। जब अध्यापक उससे बात करेगा, यानी उससे बात करेगा, भाषा देखेगा और उसकी अभिव्यक्ति के आधार पर वो समझ पाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सिंपल सा क्वेश्चन है। नवा क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को क्या रखना चाहिए? सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के अंदर रखना चाहिए कार्य केंद्रित। तो कार्य केंद्रित यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 10वें प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थियों की नहीं है? नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस 11वां क्वेश्चन देखेगा। 11वां क्वेश्चन क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि यह अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधकों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा 12वां प्रश्न क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्याओं के कारणों पर आधारित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया क्योंकि यह एक तरीका जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे। तो सही हो जाएगा। भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे ना छूट पाए, ये भी सही हो जाएगा। यह बालकों को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देगा। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। निम्न में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? अमूर्तता के द्वारा विषय को सीखना, ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 15वें प्रश्न की बात करेंगे। सो गाइस 15वां प्रश्न देखेगा। 15वां प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षण प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? विद्यार्थियों का आयु एवं योग्यता के आधार पर समान होना, ये जो है सहमति नहीं रखता है। इसलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेगा। संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम निर्धारित करता है। तो संज्ञानात्मक विकास में वंशक्रम जो निर्धारित करता है, यह निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक बचाव नहीं कर सकता, ये कथन सही नहीं है। क्यों नहीं कर सकता? जरूर कर सकता है, क्योंकि वो अध्यापक है। उसका कर्तव्य बनता है कि कोई भी घटना अगर किसी बच्चे के साथ हो रही है, नकारात्मक कोई भी घटना हो रही है, तो अध्यापक को बच्चे का बचाव करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न में से कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है? कौन सी विशेषता परिपक्वता को अधिगम से अलग करती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अलग करती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। 19वां प्रश्न देखेगा। सो गाइस 19वां प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? कौन सा कथन है जो कि विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव खतरे नहीं होते हैं, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। और अगला क्वेश्चन देखेगा। दल या गैंग का सदस्य होने से सामाजिकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है?
छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल ले लेता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। योगात्मक मूल्यांकन समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना अच्छा निष्पादित किया है का पता लगाना। राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न है, राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। ये प्रयोग किसका उदाहरण है? तो ये प्रयोग जो है ना, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न क्या है, वही मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? वही मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं? कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता, ये सही एक कथन सत्य नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, नृत्य ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है। तो नृत्य ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, जी बिल्कुल सही है। व्यक्तित्व को ढालने के लिए, ये भी सही है। दबी एवं बर्दाश्त न की जा सकने वाले अंतर्नोट के प्रकटीकरण करने हेतु, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, वर्तनी वाचन एवं गणना में कठिनाई सामान्य बुद्धि एक अच्छी अनुकूलनात्मक योग्यता, ये जो विशेषता है किसकी विशेषता है? अधिगम नियोग्य बालकों की। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। फा एवं वा, मा एवं ना अक्षरों की ध्वनियों में अंतर ना कर पाना अधिगम की समस्या इस संबंधित है, प्रत्यक्षीकरण से संबंधित। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हिंदी वाले क्वेश्चंस कुछ देख लेते हैं। लगभग 30 प्रश्न इसमें भी पूछे गए थे। इसमें पहले गद्यांश पूछा गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि गद्यांश को करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद प्रश्नों को देखिए, आंसर अपने आप आपके समझ में आ जाएंगे। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 31 से 37 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्राय भूल जाते हैं कि लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान की माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दरिद्र, अज्ञान तथा प्रमुखापेक्षता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है,
वह निश्चय ही अक्षय निधि है। अब प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है गाइस? प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है गाइस कि परमुखापेक्षिता का अर्थ क्या होता है? दूसरों से आशा रखना, पराया मुख अच्छा लगना, पराय मुख की अपेक्षा करना, या ईश्वर का सुख। अभी यहाँ पर देखिए परमुखापेक्षिता आपकी बात हुई थी, तो इसका अर्थ क्या होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ होता है दूसरों से आशा रखना। दूसरों से आशा रखना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सेवा, भाषा, प्रयोग या हिंदी? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अब प्रयोग जो है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। सरल शब्दों में समझ लीजिए, जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या है? इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है आशय, मतलब, धन, अभिप्राय। प्रश्न तो इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, गद्यांश में जाने की जरूरत ही नहीं है। अर्थ का आशय भी होता है, मतलब भी होता है, अर्थ का अभिप्राय भी, लेकिन धन जो है ये इसका अर्थ का अर्थ नहीं होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? कौन शब्द एक वचन है? विचारों, भाषाओं, अक्षय, मनुष्यों। अब देखिए, विचारों, अगर कोई व्यक्ति अपने विचारों को रखता है तो अपना एक विचार नहीं अनेकों विचार रखेगा। तो विचारों, अगर विचार होता तो विचार एक भी हो सकता है, लेकिन इसमें विचारों में रो लग गया, इसलिए इसमें बहुवचन हो जाएगा। अब भाषाओं की बात करें, भाषा होता तो एक वचन होता, लेकिन भाषाओं ओ कर दिया गया है, इसलिए यह भी बहुवचन हो जाएगा। अब आता है मनुष्यों, मनुष्य होता तो मनुष्य एक भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर यो लग गया, यो, मनुष्यों, ये भी बहुवचन। लेकिन अक्षय जो है ना, अक्षय, ये आपका एक वचन हो जाएगा, अक्षय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कीमत का बहुवचन शब्द क्या होता है? कीमत का बहुवचन शब्द, कीमती तो होगा नहीं, तो बिल्कुल क्लियर है। कीमतों, तो जब कीमत, तो खैर कीमत का बहुवचन, कीमत तो एक वचन है, जब कीमत का बहुवचन करेंगे तो जैसे कि कोई चीज़ है, उसकी कीमत 1 रुपया है और लगभग 2 महीने के बाद उस चीज़ की कीमत बढ़ जाती है, यानी उसकी कीमतें में उछाल आ जाती है। तो कीमत का बहुवचन शब्द क्या होता है? कीमतों। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। माध्यम का बहुवचन शब्द क्या होता है? माध्यम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से 5 स्टार लगा लीजिए। तो माध्यम का बहुवचन शब्द क्या होता है? माध्यमों, मैंने आपको क्या बताया? माध्यमों हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अक्षय निधि का अर्थ क्या होता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, अक्षय निधि का अर्थ क्या होता है? बिना क्षय रोग, किसी का नाम, कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति, रोग रहित निधि, अक्षय निधि। इसका अर्थ होता है कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। एक गद्यांश और भी है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों 38 से 44 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। उसने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। निम्न में तत्सम शब्द क्या होगा? तो मैंने आपको बताया कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको तत्सम शब्द की पहचान, शून्य जो है ना, ये तत्सम शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है? निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा होगा? पेड़, खंड, तालाब या खुद? विदेशी शब्द की बात हो रही है। पेड़ तो होगा नहीं, खंड, तालाब, खुद।
इस क्वेश्चन में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रहा है, तालाब होगा या फिर खुद होगा, इन दोनों में एक ऑप्शन में होना चाहिए। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन को हटाते हैं, अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न क्या है, जमीन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथ्वी, धरती, विटप, धरणी। देखिए विटप जो है ना, ये जमीन का पर्यायवाची शब्द नहीं, तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो। देखिए विटप जो है ना, ये वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, ना कि जमीन का। पृथ्वी हुआ, धरती हुआ, धरणी हुआ, ये सभी शब्द जो है ना, ये जमीन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि जीवित का विलोम शब्द क्या होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। जीवित का विलोम शब्द क्या होगा? तो जीवित का विलोम शब्द यानी इसका अपोजिट यानी मृत हो जाएगा जीवित का विलोम शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है? कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? लोगों में हो जाएगा, पशुओं में भी हो जाएगा, सदस्यों में, लेकिन पीढ़ी में प्रत्यय नहीं है। पीढ़ी यानी लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है, और स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है, लेकिन पीढ़ी में प्रत्यय नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न क्या है, मिल जुल समास का विग्रह क्या होगा? मिल से जुल, मिल और जुल, मेल जोल, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे मिल जुल है, इसका समास विग्रह क्या होगा? मिल और जुल, मिल और जुल। अगर आपसे ये पूछ ले मिल जुल में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? बीच में आपको योजक चिन्ह दिख रहा है, तो बीच में जब योजक चिन्ह होता है तो वहां पर कौन सा समास होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्न में अव्यय है समाज, खंड, एक या व्यवस्था? एक में अव्यय हो जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अव्यय को सरल शब्दों में समझ लीजिए। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, श्रुतुलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? स्वर्ण लेखन, वाचन स्वर्ण, स्वर्ण वाचन या लेखन वाचन? श्रुतुलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। किसका विकास होता है? स्वर्ण लेखन का विकास होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है, जलवायु जो है ना, ये अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण या इनमें से सभी? इनमें से सभी। परीक्षा में आवश्यकता है विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों के आचरण जानने में, इनमें से सभी। मूल्यांकन किसमें उपयोगी होता है? विद्यार्थियों की प्रगति जानने में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न क्या, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? मान लीजिए अगर कोई विद्यार्थी है वो अशुद्ध लिखता है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? निदानात्मक परीक्षण करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ये नहीं होगा, क्योंकि अगर कोई विद्यार्थी अशुद्ध मान लीजिए लिखता भी है, तो उस स्थिति में उपचारात्मक शिक्षण यानी उसका उपचार करेंगे। यानी बच्चे अगर अशुद्ध लिख रहा है उसको लिखाना सिखाएंगे, उसका उपचार करेंगे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय क्या होगा? बहुत अच्छा चित्रकार, इसमें विधेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। सलमा घर जाती है में कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य? सलमा घर जाती है, तो इसमें हो जाएगा सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
लंका की राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या होगा? विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, तो इसमें कौन सा पदबंध हो जाएगा? इसमें हो जाएगा संज्ञा पदबंध। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, पारा उतारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तापमान कम होना, क्रोध कम करना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना। पारा उतारना, तो पारा उतारना इसे आप कह सकते हैं क्रोध कम करना, यानी कोई क्रोध कर रहा है तो बीच बचाव करते हुए अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसको पारा उतारना ही कहते हैं, यानी क्रोध को कम करना। तो बी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आंखें फेर लेना, इसका अर्थ क्या होता है? दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना, नाराज हो जाना है। आंखें फेर लेना, तो आंखें फेर लेना यानी कि उदासीन हो जाना। उदासीन हो जाना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। सो गैस अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी, खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ होता है खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सहजात योग्यता। भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति भाषा हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है? आगमन विधि का प्रयोग, तकनीक का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। तो भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या है? सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखेगा, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है? शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। प्रारंभिक स्तर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर, अवलोकन। अवलोकन ऑप्शन नंबर डी। भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है? 5, 4, 3 या 10? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। भाषा कौशलों की संख्या होती है 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। यहाँ से खंड तृतीय में भाषा द्वितीय हिंदी से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? ध्यान पूर्वक वीडियो को देखेगा। अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, यार क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं या फिर 5 होते हैं? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो भाषा के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अब देखिए, आपको ये तो पता चल गया कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो गाइस, अगला प्रश्न क्या है कि सरल वाक्य कौन सा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। उसने आज सुबह दूध पिया, ये होगा। गिलास नीचे गिरा और टूट गई, ये होगा। मैंने समझाया और वह बात मान गई, ये होगा। वह ऐसे चल रही थी जैसे कोई बीमार चलता हो। उसने आज सुबह दूध पिया, इसमें सरल वाक्य हो जाएगा। तो इसमें आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सरल वाक्य को सरल शब्दों में समझ लीजिए, ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। इसमें कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर।
कठिन से सरल की ओर। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है मोबाइल फ़ोन, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर। भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है, तो भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता है मोबाइल फ़ोन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? मौखिक परीक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है, कौन कथन सही नहीं है? वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा विधेयक कमजोरियां जानी जाती हैं। ये भी सही हो लग रहा है, ये भी सही लग रहा है। तो इस प्रश्न में थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है, इसको छोड़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास, सहानुभूति। अब जैसे उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं, कमजोर बच्चे भी बैठे हैं और पढ़ने वाले भी बच्चे बैठे हैं, यानी होशियार बच्चा भी बैठा है और कमजोर बच्चा भी बैठा है। लेकिन किसी शिक्षण संस्थान में कोई बच्चा उसका उपहास उड़ाता है किसी कमजोर बच्चे का, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। देखिए एक गद्यांश और भी है, उसको पढ़ लीजिए एक बार आप लोग। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 68-74 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। जिन लोगों ने गहन साधना करके अपने को सहज नहीं बना लिया, वे सहज भाषा नहीं पा सकते। व्याकरण और भाषा शास्त्र के बल पर यह भाषा नहीं बनाई जा सकती। कोशों में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर इसे नहीं गढ़ा जा सकता। कबीरदास और तुलसीदास को यह भाषा मिली थी, महात्मा गांधी को भी यह भाषा मिली क्योंकि वे सहज हो सके। उनमें दान करने की क्षमता थी। शब्दों का हिसाब लगाने से यह दातृत्व नहीं मिलता। अपने को दलित दास्ता के समान निचोड़कर महासहज के समक्ष समर्पण कर देने से प्राप्त होता है। जो अपने को निश्चित भाव से नहीं दे सका वह दाता नहीं हो सकता। आप में अगर देने लायक वस्तु है तो भाषा स्वयं सहज हो जाएगी। पहले सहज भाषा बनेगी, फिर उसमें देने योग्य पदार्थ भरे जाएंगे। यह गलत रास्ता है। सही रास्ता यह है कि पहले देने की क्षमता उपार्जन कीजिए। इसके लिए तप की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, अपने को निश्चित भाव से दान कर देने की ज़रूरत है। इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो हिसाब जो है ना ये तत्सम शब्द नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ। अगला प्रश्न क्या है कि कौन शब्द विदेशी है? व्याकरण, भाषा, क्षमता या गलत? कौन सा शब्द विदेशी है? गलत जो है ना ये विदेशी शब्द हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी के साथ में। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? कोशों, दान, बनेगी या दातृत्व? कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? दान में प्रत्यय नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। दूसरी बात, प्रत्यय और उपसर्ग को पहचानने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला शब्द प्रत्यय होता है। भाषा शास्त्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधार, द्वंद्व या फिर अव्यय भाव? जहाँ पर भाषा शास्त्र, देखिए मैंने आपको बता देता कि बीच में कभी कभी योजक चिन्ह होता है लेकिन वो द्वंद्व समास से नहीं होता है। तो भाषा और शास्त्र यानी इसमें हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। उपार्जन में संधि है यण, गुण, दीर्घ या फिर वृद्धि? सबसे पहले आप उपार्जन की संधि कर लीजिए। उपार्जन की संधि क्या होती है? उपार्जन की संधि होती है उप, धन, अर्जन। क्लियर है? अब देखिए इसको तो मान लीजिएगा छोटा, इसको भी मान लीजिएगा छोटा। तो छोटा प्लस छोटा मिलकर क्या बना? बड़ा आ बन गया। और नियम के अनुसार बड़ा आ किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि में। तो उपार्जन में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। थोड़े से क्वेश्चन जो हैं वो कठिन मैंने लिए हैं ताकि आप रीट एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम है। वे सके क्योंकि इनमें से कोई नहीं। अच्छा स्कोर कीजिएगा रीट में। आप लोग एग्ज़ाम बहुत ही निकट धीरे धीरे आ रहा है। वे,
तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। दलित दलित द्राक्षा में विशेषण क्या होगा? परिमाणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या गुणवाचक? दलित द्राक्षा में कौन सा विशेषण होगा? इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण को सरल शब्दों में समझ लीजिए। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए वो गुणवाचक विशेषण कहलाता है। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। हस्तलिपि सुधारना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन या रूसी? संस्कृत भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। तो लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। असंगत शब्द। देखिए यहां पर आपको असंगत शब्द की पहचान करनी है। ये क्वेश्चन गलत है, पूर्ण रूप से इसको छोड़ते हैं। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। दो या अधिक उपवाक्य तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हों तो क्या होता है? सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? इसको हम कहते हैं संयुक्त वाक्य, क्योंकि दो या अधिक उपवाक्य जब जुड़े होते हैं तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े हों तो वो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। आस्तीन डैश का मुहावरा क्या होगा? ये कहते हैं ना आपकी आस्तीन का सांप होना। तो सांप यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। विज्ञान के नित्य नए आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से, क्या आश्चर्य से, दांतों तले उंगली दबा लेता है? सही है, तो राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ में। हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है? ये तो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा है, 8 होती है। बच्चा भी बता देगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, ये समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। समुच्चय बोधक अव्यय को सरल शब्दों में समझ लीजिए। दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले संयोजक शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं जिन शब्दों की वजह से दो या दो से ज़्यादा वाक्य शब्द या वाक्यांश जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा। ये गद्यांश दिया गया, पद्यांश दिया गया है। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा, मैं खड़ा हुआ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक बुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी 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 देले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ, यहाँ जाऊँ किस जा। फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया उस रेले में। क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी भावों का उहापो मचा जो किया, उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर से उबल चला। जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कहीं कहीं सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। अब इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इस पद्यांश का केंद्रीय भाव होगा जीवन का आपाधापी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अपनी अपनी देले का आशय क्या होता है? तो अपनी अपनी देले का आशय होता है स्वार्थ साधना। क्या होता है? स्वार्थ साधना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हक्का बक्का से किसका ध्वनि साम्य है? हक्का बक्का यानी भौचक्का। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न तो आप चुटकियों में कर लोगे, ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। इस काव्यांश की विधा क्या है? इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इसमें गलत है। ये इस काव्यांश में चित्रण क्या है? तो इस काव्यांश में चित्रण है जीवन की भाग दौड़ का। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ये काव्यांश प्रेरित करता, तो ये काव्यांश जो है ना गाइस आत्मावलोकन के लिए प्रेरित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। तो आज की ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी? थोड़े प्रश्न आज हटकर मैंने लिए थे ताकि आप अच्छे से कर पाएँ एग्जाम सेंटर पर। तो अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने तमाम दोस्तों में। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जल्दी से ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।